बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर नईम, केमिस्ट्री वाला। तो हम पढ़ रहे थे लिक्विड की में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनकी टाइप कौन सी हैं। तो आज हम लिक्विड की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। इसमें जो हमने डिस्कस करनी है वो है जी इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन एंड फाइनली विस्कोसिटी। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम लिक्विड की डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बताया था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की जो हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उतनी ही जो है इन प्रॉपर्टी में जो स्ट्रेंथ होगी वो वीक होगी, जितनी वो स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। अब पहली प्रॉपर्टीज़ जो है इवेपोरेशन वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल जो है इस लिक्विड स्टेट से एस्केप करके गैसियस स्टेट में जाती है। यानी एक लिक्विड जो है ये गैस फेस में आता है, ठीक है, वेपर फेस में आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी एक लिक्विड का वेपर में चेंज होना, ये बेहतर है, एक लिक्विड का वेपर में चेंज होना। वेपर इज गैस फेस, बिल्कुल ये बेहतर है, ठीक है। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन conversion of a liquid into its vapor state, एक लिक्विड का वेपर स्टेट में जाना, that is evaporation। अब देखिए वेपर्स में और गैस फेस में फ़र्क होता है। वेपर फेस जो होती है ये भी हम कह सकते हैं इट्स द टाइप ऑफ गैस ही है। ये गैस मॉलिक्यूल में गैप ज़्यादा होता है, वेपर में भी ज़्यादा है। लेकिन वेपर फिर और गैस में एक फ़र्क क्या है? गैस वो स्टेट है जो बॉइलिंग पॉइंट के अबव होती है। यानी किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाली जो फेस होगी डैट इज़ दी गैसियस, यानी स्ट्रीम जिसे हम कहते हैं, डैट इज स्ट्रीम, यानी बॉइलिंग पॉइंट से अबव वो गैस फेस होगा। लेकिन अगर उससे नीचे कोई है तो डैट इज़ वेपर फेस। अब लिक्विड जो है बॉयल नहीं कर रहा, लिक्विड जो है आपने ओपनली रखा हुआ है एक कंटेनर में। तो होता ये है कि फ़र्ज़ करें एक मॉलिक्यूल है, ये एनर्जेटिक है, ये मूव करता करता यहाँ पे आ गया। तो अगर तो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये इस लिक्विड फेस को एस्केप करके गैस फेस में आ गया, यानी वेपर फेस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, अगर ये अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो इसका एस्केप करने का रेट इफेक्ट होगा, फिर वही मॉलिक्यूल एस्केप कर सकेगा जो बहुत इनर्जेटिक होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? इवेपोरेशन के लिक्विड मॉलिक्यूल मूव करते हैं, मूव करते करते सरफेस पे आते हैं। अगर उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो इस फेस को लीव कर देते हैं और दूसरे फेस में आ जाते हैं, दैट इज़ वेपर फेस। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं होती। इवेपोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर, इवेपोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर। हाँ, इसका जो रेट होगा वो टेम्परेचर टू टेम्परेचर वेरी करेगा। ज़्यादा टेम्परेचर पर इसका जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे, और लो टेम्परेचर पर जो है इसका जो रेट होगा इवेपोरेशन का वो कम होगा। लेकिन इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है। अच्छा, एक और पॉइंट भी है कि इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन से कूलिंग भी होती है। ऐसी कूलिंग होती है, सपोज आप अपनी हथेली पे 1 ड्रॉप जो है किसका रखें, ये जो स्पिरिट है उसका रखें, तो आपको यहाँ उस पर्टिकुलर पार्ट पे तो इवेपोरेशन जो है ये
कूलिंग प्रोसेस कैसे है। देखें, जो मॉलिक्यूल एनर्जेटिक होते हैं, जो मॉलिक्यूल एनर्जेटिक होते हैं वो सरफेस पे आते हैं और इन सरफेस से एस्केप करके गैस फेस में आ गए। अब पीछे क्या रह गए, ये मॉलिक्यूल जो मोर एनर्जेटिक हैं ये तो एस्केप करेंगे, जो रह जाएंगे रिमेनिंग मॉलिक्यूल जो हैं, रिमेनिंग मॉलिक्यूल ये कैसे हैं, ये लेस एनर्जेटिक हैं। जब लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर टेम्परेचर जो होगा वो फॉल करेगा, टेम्परेचर फॉल, क्योंकि टेम्परेचर जो है ये मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की क्या ही है, मेजरमेंट है कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम है तो टेम्परेचर कम है। अब देखिए, मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल एस्केप कर गए तो पीछे रह गए लेस एनर्जेटिक, तो ज़्यादा टेम्परेचर जो होगा वो डाउन हो जाएगा। आपने देखा होगा कि देहातों में जब बिजली नहीं थी तो लोग घड़ों में पानी रखते थे। घड़े होते हैं ना मट्टी के जो घड़े होते हैं इनमें पोर होते हैं, पोरस होता है ये मटीरियल, तो इन पोर में से जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप कर जाते थे। ये घड़ा ऊपर से बंद है, ये नहीं कि ओपन रखा हुआ, ऊपर से बंद है, जो है कवर रखा हुआ है, जिसको पंजाबी में ना टास रखी है। अब वो घड़े जो थे जो रखते थे, कोरा घड़ा जो होता था, यानी जो नया होता था उसको कोरा घड़ा कहते हैं, तो उसमें पानी जल्दी जो है वो ठंडा होता था, तो छाँव में रखते थे उन घड़ों में पानी डाल के, तो उन पोर में से जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल थे वो निकल जाते थे, लेस एनर्जेटिक रहते थे, तो पानी जो होता था उसका टेम्परेचर, यानी पानी जो है वो ड्रिंकिंग के लिए गर्मियों में स्पेशली, तो वो क्या होता था, सूटेबल होता था ड्रिंकिंग के लिए, यानी वो उस तरह का तो कोल्ड नहीं होता जैसे फ्रिज के अंदर आपने जो है रखा हुआ है पानी, लेकिन फिर भी टेम्परेचर उसका कम होता था तो वो पिया जा सकता था। तो कूलिंग जो है ये किस वजह से होती है, ड्यू टू एस्केप ऑफ मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल थ्रू द पोर्स ऑफ अर्थनवेयर। तो लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी एनर्जी जो है ज़ाहिर है कम है, तो इस वजह से टेम्परेचर जो है वो फॉल होता है। और जब आप पाम पे स्पिरिट रखते हैं 1 या 2 ड्रॉप्स, तो आप देखते हैं उस पर्टिकुलर एरिया पे जो है आपको कूलिंग फील होती है। उसकी वजह यह है कि मॉलिक्यूल स्पिरिट के जो एनर्जेटिक हैं वो स्केप करेंगे, पीछे रहेंगे लेस एनर्जेटिक, तो आपको क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट जो है वो फील होगा उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे आपने स्पिरिट रखा था। तो इवेपोरेशन फिर क्या हुई, इवेपोरेशन जो है ये एक लिक्विड का वेपर में चेंज होने का जो आप कह लें प्रोसेस है, दैट इज़ इवेपोरेशन। और इसके लिए हीटिंग जो है नहीं करते, इसके लिए जो है आप लिक्विड को वैसे ही छोड़ देते हैं, ओपनली रख देते हैं, तो लिक्विड जो है वो वेपर फेस में आता है। दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस। यानी जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है ना 1-2 माह का, उसको भूख लगती है तो ये नहीं कहता अम्मी मुझे दूध दे दें, वो रोता है। उस रोने से जो है उसकी मदर को पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है या कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक लिक्विड के अंदर ये प्रॉपर्टी रख दी, एक लिक्विड के अंदर ये प्रॉपर्टी रखी कि वो किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा। तो दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, ये नहीं है कि ये कोई जो है आर्टिफिशियल है, दिस इज़ अ नेचुरल कि एक लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होता है। हाँ, ये जो प्रोसेस है वेपोरेशन का, ये लिक्विड टू लिक्विड वेरी करेगा। अब हम वो देखते हैं फैक्टर जिस पर ये डिपेंड करता है। इवेपोरेशन फैक्टर, इफेक्टिंग फैक्टर जिन पे इवेपोरेशन रेट डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर है जी सरफेस एरिया, दूसरा है जी स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर। सरफेस एरिया यानी वो सरफेस जिससे मॉलिक्यूल जो है लिक्विड के वेपर में चेंज होते हैं, वो एरिया जो है वो कहलाएगा सरफेस एरिया। जैसे आप एक लिक्विड को ग्लास में रख दी, अब उसी लिक्विड को आपने एक प्लेट में रख दिया है
ठीक है। अब ये जो सरफेस है, दिस इज सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। अब सरफेस एरिया पे किस तरह से डिपेंड करता है इवेपोरेशन रेट, मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। ये जो कैदी होते हैं, जहाँ रखे जाते हैं, यानी जेल जिसे कहते हैं, उनकी दीवारें ऊंची रखी जाती हैं, ठीक है, और उस जेल में आने और जाने का एक ही रास्ता होता है, ज़्यादा रास्ते नहीं होते। अब इसको एक और एग्जांपल में मेरे जहन में आ रही है, पहले ये सुन लें, उसके बाद मैं वो भी बताता हूँ, उसका ताल्लुक आपसे है। तो इसलिए ऊंची दीवारें रखी जाती हैं ताकि कैदी भाग ना सकें। अगर दीवारें नहीं होंगी तो कैदी भाग जाएंगे, यानी उनके भागने की टेंडेंसी जो है वो इस पे डिपेंड करती है कि दीवारें कितनी ऊंची हैं, ठीक है। अब स्कूल में भी आपने देखा होगा बाउंड्रीज होती हैं और एक गेट होता है जहाँ बच्चे जो हैं जो है स्कूल में आते हैं और जाते हैं। अगर ब्रेक हो, दीवारें कोई ना हो, आधा स्कूल खाली हो जाएगा, भाग जाएंगे बच्चे, ठीक है। यानी बच्चों के एस्केप करने का रेट स्कूलों में इसलिए कम है क्योंकि स्कूल में दीवारें होती हैं, ऊंची होती हैं। आजकल तो आपने देखा होगा सिक्योरिटी की वजह से ऊंची दीवारें हैं और उनके ऊपर जो है वायर भी लगी हुई है, ऐसे स्पाइरल शेप, उसके ऊपर जो है वो पॉइंट्स बने होते हैं जिससे बंदा ज़ख्मी हो सकता है। तो वो इसलिए ताकि बच्चे स्कूल से ना भागें। पॉइंट समझ आ गए। अब यहाँ पे जो मालिक्यूल पहुँचते हैं सरफेस पे, इनको नीचे वाले मालिक्यूल खींच रहे होते हैं, तो सीधे से चल रहे हो। लेकिन अगर ये एनर्जेटिक हैं तो ये किस में जो है चेंज हो जाएंगे, वेपर में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि ये सरफेस जो है बहुत ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा मालिक्यूल जो है एनर्जेटिक, ज़्यादा मालिक्यूल जो एनर्जेटिक हैं ये यहाँ पे पहुँचेंगे सरफेस पे और एस्केप कर जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इवेपोरेशन रेट विल इंक्रीज। इवेपोरेशन रेट increases by increasing surface area. More surface area, higher tendency to escape. Less surface area, less tendency to escape. तो इस केस में इवेपोरेशन स्लो होगी और इस केस में इवेपोरेशन जो होती है वो फास्ट होती है। चाहे जल्दी पीनी हो तो क्या करते हैं, चाय के कप के साथ एक सॉसर भी देते हैं। और बेल हो गई, लेक्चर स्टार्ट होने लगा, चाय आप पी रहे थे कैंटीन पे, तो क्या करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी वो चाय जो है किस में डालते हैं, सॉसर में, यानी मिर्च में डालते हैं। उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, पीछे रह जाते हैं लेस एनर्जेटिक, तो चाय जो है उसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो आप जल्दी जल्दी चाय पी लेते हैं। या कभी आपने देखा होगा कुछ लोग फूंके मारते, फूंक मार के फिर चाय पीते हैं। तो उस फूंकने से क्या होता है, फूंकने से भी ये होता है कि जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको थोड़ी एनर्जी फूंक से मिल गई, ठीक है। ज़ाहिर है आप जब फूंक मारेंगे तो एयर जो होगी उसको आप जो है उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो है थ्रो कर रहे हैं जहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, तो एनर्जी उनको मिलेगी तो वो एस्केप करेंगे लेस, उस पर्टिकुलर एरिया पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो थोड़े से लेस एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो आप चुस्की लेकर चाय पीते हैं, फिर ऐसे करके फिर पी लेते हैं, फिर गर्म होती क्योंकि वो फिर जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल हैं वो उस तरफ आ जाते हैं, फिर आप फूंक मारते हैं तो वो परे हो जाते हैं और लेस जो है एनर्जेटिक वो आ जाते हैं, यानी जो एनर्जेटिक होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं, लेस एनर्जेटिक हो जाते उस पर्टिकुलर एरिया पे, तो फिर आप वो चाय पी लेते हैं। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना ही जो है इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा, ठीक है। मेरा ख्याल पहला फैक्टर क्लियर हो गया। सेकंड इज स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसके नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको खींच रहे हैं और कहते चले हो सन छड़ के, अगर तो उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उनका एस्केप करने का जो रेट होगा वो कम होगा,
ठीक है। लेकिन अगर उनमें जो अट्रैक्शन है वो वीक है, तो जो सरफेस पे पहुंचेंगे, अट्रैक्शन वीक है नीचे मॉलिक्यूल्स की, तो वो स्केप कर जाएंगे। ये तो बिल्कुल ऐसे है ना कि एक लड़का भाग रहा है, स्कूल से दीवार पे चढ़ गया, नीचे से एक लड़का उसको खींच रहा, तू कितने चले सान छड़ के, तन जान देनी ऐसी, या तो सारे जाएंगे या तू भी नहीं जाएगा। तो वो जो नीचे खींचने वाला है, कि नीचे खींचने वाले अगर ज़्यादा पावरफुल हैं तो उसका स्केपिंग रेट जो होगा वो कम होगा। तो अगर ये मॉलिक्यूल जो हैं ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर इवेपोरेशन जो होगी वो स्लो होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लोअर विल बी इवेपोरेशन रेट। मेरा ख्याल है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। लोअर विल बी द इवेपोरेशन रेट, यानी पानी जो है वो स्लोली इवेपोरेट करता है। अगर आप पानी जो है उसको आप रख दें ग्लास में और उसके साथ ही ग्लास में स्पिरिट रख दें, आप स्पिरिट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्सेस वीक हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो जो स्पिरिट के मॉलिक्यूल हैं वो क्विकली इवेपोरेट करेंगे। लिक्विड जो स्पिरिट है उसके मॉलिक्यूल क्विकली इवेपोरेट करेंगे, लेकिन लिक्विड वाटर में क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है उनमें इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा। एंड लास्ट फैक्टर इज जी टेम्परेचर। टेम्परेचर मेरा ख्याल है ये टेम्परेचर का तो वैसे ही जो है आपको क्लियर हो गया होगा अब, कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपने देखा होगा कि जो घरों में लेडीज़ कपड़े धोने के बाद फैलाती हैं, फैलाने से एक तो सरफेस एरिया बढ़ता है, पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा जल्दी उनको जो है निकलने का मौका मिल जाता है, इसलिए वो स्केप कर जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर सर्दियों में कपड़े फैलाए हों, टेम्परेचर होता है डाउन, तो इवेपोरेशन बहुत स्लो होती है। और अगर यही कपड़े जो फैलाए हुए हैं आप गर्मियों में धूप में रखें, सर्दियों में भी धूप में रखा है, ये नहीं कि सर्दियों में छाँव में रखा है, दोनों धूप में रखा है, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो इसलिए इवेपोरेशन स्लो होगी, कपड़ा ज़्यादा टाइम लेगा ड्राई होने में। लेकिन अगर वही कपड़ा गीला जो था उसको आपने गर्मियों में रखा धूप में, तो ये प्रोसेस जो होगा वो क्विक होगा और कपड़ा जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ये होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है, हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द इवेपोरेशन रेट, तो उतना ही ज़्यादा जो है क्या होगा जी, इवेपोरेशन होगा। यानी जितना टेम्परेचर ज़्यादा है इवेपोरेशन रेट उतना ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो वीक पड़ती है, और उसके साथ साथ जो है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इवेपोरेशन रेट इंक्रीज़ होता है। लो टेम्परेचर पर इवेपोरेशन स्लो होगी, हाई टेम्परेचर पर इवेपोरेशन जो होती है वो फास्ट होती है। तो दिस इज़ दी इवेपोरेशन। नेक्स्ट आते हैं जी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वेपर प्रेशर को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं जी वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, सपोज ये क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर में कोई लिक्विड है। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि हर लिक्विड की ये नेचर है, उसने इवेपोरेट होना है। तो यहाँ इस लिक्विड के वेपर्स, यानी इसमें इवेपोरेशन हो रही है, इवेपोरेशन होती है, यानी लिक्विड वेपर में चेंज होता है। अब ये जो स्पेस लिक्विड के ऊपर है ये इन वेपर से सैचुरेट हो रही है। एक स्टेज आती है कि ये जो वेपर्स हैं ये लिक्विड की इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लिक्विड की सरफेस के साथ टकराते हैं, तो ये दोबारा लिक्विड में चेंज होना शुरू होते हैं, यानी कंडेंसेशन भी हो गई, यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन दोनों हो रहे हैं। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाता है, यानी इनमें इक्विलिब्रियम आ जाता है कि जितने जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में जाते हैं उतनी वेपर्स के मॉलिक्यूल जो है किस में आ जाते हैं जी, लिक्विड में आ जाते हैं। यानी
ये जो इक्विलिब्रियम है दिस इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम जब लिक्विड और उसके वेपर में एस्टेब्लिश होता है, इस स्टेज पर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन फिर क्या हुई? द प्रेशर exerted by vapors when dynamic equilibrium is established between vapors and its pure liquid state। ये याद रखें, solution नहीं होना चाहिए, pure liquid state at a particular temperature, that is the vapor pressure। ये नहीं है दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ना, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन देयर इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर्स एंड इट्स प्योर लिक्विड स्टेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर जो है ये टेम्परेचर टू टेम्परेचर वेरी करता है, एक जैसा नहीं होता, इसलिए टेम्परेचर का मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है जी। The pressure exerted by vapors when dynamic का मतलब ये होता है कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये हो रहे हैं। कौन से दो प्रोसेस हैं? इवेपोरेशन भी हो रही है, कंडेंसेशन भी हो रही है। ये लिक्विड जो है वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर जो है दोबारा लिक्विड में चेंज हो रहा है। जब ये दोनों प्रोसेस होंगे, यानी सीज नहीं होगा, ये अपनी प्रोसेस रुक गया कि वेपर जो है वो लिक्विड में चेंज होना रुक गए हैं और जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज होना रुक गया, नहीं। डायनामिक का मतलब है इन मोशन, ये प्रोसेस हो रहा है, ये इधर, लेकिन इनमें जो रेट है, जिस रेट से लिक्विड इवेपोरेट होता है उसी रेट से वो कंडेंस हो रहे हैं वेपर्स। तो जब ये बराबर हो जाएंगे यानी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, उस स्टेज पर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज द वेपर प्रेशर। अच्छा, अब वेपर प्रेशर जो है किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर, नंबर 1 इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इस पे डिपेंड करेगा, एंड नंबर 2 टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा जी, एंड नंबर 3 किस पे डिपेंड करेगा? बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट, तो पहला फैक्टर है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो फैक्टर है ये लिक्विड की तमाम फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई होगा। ये मैंने शुरू में बताया था आपको कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं लिक्विड की वो उसकी किस पे डिपेंड करती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है उस पे डिपेंड करती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्गर होंगी, देखें घर में कोई मेहमान आया हुआ है, आपकी उसके साथ दोस्ती जो है बहुत स्ट्रॉन्गर है, यानी आपका कोई कज़न आया हुआ है, अमेरिका से आया हुआ है आपके पास रहने के लिए 1 हफ़्ते के लिए, तो आपकी उसके साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो आपका घर से बाहर जाने को दिल नहीं करेगा। आप नहीं चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लास हो, आप नहीं चाहेंगे कॉलेज जाएँ, आप चाहेंगे बस बैठे रहें, गपशप लगाते रहें, क्योंकि 1 हफ़्ते बाद उसमें चले जाना है। तो जितनी स्ट्रॉन्गर क्या होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, उतनी स्केपिंग टेंडेंसी कम होगी। यानी जितनी स्ट्रॉन्गर आपकी फ्रेंडशिप होगी उतने ही आपका घर से निकलने का जो रेट है वो इफेक्ट होगा, आप नहीं जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे नहीं। ठीक है जी। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, वेपर्स में मॉलिक्यूल्स जाने का दिल नहीं करेगा। अगर जाएंगे भी तो बहुत थोड़े जाएंगे, जब वो थोड़े होंगे नंबर में तो प्रेशर भी थोड़ा होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितनी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना वेपर प्रेशर जो होगा कम होगा। इनवर्स हो गया ना, स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लोअर विल बी द वेपर प्रेशर। ठीक है, क्लियर हो गया ये कि जितनी स्ट्रॉन्गर होंगी, स्ट्रॉन्गर the intermolecular forces lower will be the vapor pressure। क्लियर हो गया जी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वाटर और स्पिरिट 2 लिक्विड है, दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब ये बताएं इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वाटर का या स्पिरिट का?
अब स्पिरिट के मालिक्यूल में अट्रैक्शन वीक हैं, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि स्पिरिट के जो मालिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा वेपर में चेंज होंगे एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो वाटर मालिक्यूल जो हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत कम वेपर में चेंज होंगे, लिहाजा वाटर का वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत ही कम होगा एज़ कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ स्पिरिट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर दोनों का एक जैसा है, ठीक है, वेपर प्रेशर एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर अगर टेम्परेचर एक जैसा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, जितनी स्ट्रॉन्गर होंगी लो होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी टेम्परेचर का फैक्टर। देखिए जब हम टेम्परेचर का फैक्टर डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपने लिक्विड जो है वही रखना है, लिक्विड नहीं चेंज करना। तो जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का फैक्टर डिस्कस करते हैं तो फिर टेम्परेचर एक जैसा रखना है, लिक्विड डिफरेंट करने हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर एक जैसा है और एक तरफ लिक्विड कौन सा है, पानी यानी वाटर, और दूसरी तरफ जो है स्पिरिट है। तो टेम्परेचर एक जैसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें जो लिक्विड है वो एक जैसे नहीं है। अब यहाँ जो फैक्टर हम दूसरा डिस्कस करेंगे दैट इज़ द टेम्परेचर। इसमें लिक्विड एक होगा और उसके डिफरेंट टेम्परेचर होंगे। मसलन पानी है, पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी पानी का टेम्परेचर हम 20 से बढ़ाकर 80 डिग्री कर देते हैं तो लिक्विड एक ही है पानी। तो दोनों टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एक जैसा नहीं होगा। वेपर प्रेशर जो है ये डिपेंड करता है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। देखिए जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स को आप एनर्जी दे रही हैं, उनको एस्केप करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है सरफेस के ऊपर आएंगे और वो वेपर में चेंज होंगे, तो वेपर्स जो है वो नंबर में बढ़ेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है तो बहुत कम मॉलिक्यूल जो होंगे वो वेपर में चेंज होंगे। इसका मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो होता है वो हाई होता है और लो टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो होता है लो है। यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। अच्छा जी, बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे डिपेंड करेगा, तो वो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं उनके वेपर प्रेशर लो है। लिक्विड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ना बॉइलिंग पॉइंट उसमें भी डिस्कस करेंगे। लिक्विड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट हैव लो वेपर प्रेशर, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मसलन एक लिक्विड है ग्लिसरीन, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक लिक्विड है वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि ग्लिसरीन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इसका जो वेपर प्रेशर है बहुत ही कम है। पानी जो है उसके मुकाबले में उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम है, ठीक है जी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम वेपर प्रेशर की मेजरमेंट कैसे करते हैं वो करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।